वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से एम लक्ष्मीकांत के समरी का जो संविधान की प्रमुख विशेषता चैप्टर है उसका पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग ये देखेंगे कि हमारे संविधान में जो सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके की विशेषताएं हैं, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 सेशन इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देखिए, अवेलेबल है इसके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बट बिफोर टू बिगिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए। ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे तो एक और से सेलिएंट फीचर्स की अगर हम लोग के तरफ चले, अगर हम लोग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हुआ है वो मौलिक कर्तव्य है। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को देखा था, डीपीएसपी को देखा था, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को देखा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 टू 51 वाले पूरे सेशन को हम लोगों ने देख लिया है, जो एक विशेषता के तौर पर है। केवल इस पार्टिकुलर चैप्टर को हम लोगों ने नहीं देखा है। आज हम लोग ठीक उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, 51A को देखने वाले हैं हम लोग, बट डीप डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करेंगे। केवल ये देखना है कि इस फीचर्स को क्यों लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसकी क्या जो है वो फायदा निकल करके आया और क्या इसका एक अपना इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो हमारा मूल तौर पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में जो लागू किया गया हुआ था, इसमें जो है हम लोग मौलिक कर्तव्य को लागू नहीं किए हुए थे। आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि स्वर्ण सिंह समिति एक बैठी हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है, और उसके सिफारिश पर हम लोगों ने जो है आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किए, ठीक है। और ये जो है ये आपातकाल के समय में ये चीज लागू किया गया हुआ था 1975 टू 1977 के दौरान, ठीक है। और इसको 2002 के 86वें संविधान संशोधन में जो है वो क्या किया गया हुआ था कि एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया हुआ था, ठीक है। ये बाकी की बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, बट इसमें 2 चीजें आपको याद करनी है। पहले ये है कि इसको कब लागू किया गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब था, 1976 में। और उस समय का जो काल था वो इमरजेंसी का समय था, इंदिरा गांधी के समय का। और ये जो ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी को लागू किया गया था, ये स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे लागू किया गया हुआ था। 3-4 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आखिर उस समय लागू करने के पीछे रीजन क्या था, क्यों लागू किया गया। और जो है इसको आर्टिकल जो संविधान के भाग 4A में जो है वो इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 51 के क के साथ जो है वो ऐड करके। तो इसका एक अपना मकसद ये था कि भारतीय संविधान जो है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ये सारी चीजों का आदर होना चाहिए। आप जिस तरीके से जाते हो और दिल्ली के लाल किले पे जो है, दिल्ली के लाल किले पे अपना जो है वो अपना झंडा फहरा देते हो, ये गलत है। या फिर इसको फहराना नहीं जाना चाहिए। ये उसका फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपको आपके संविधान का, आपके राष्ट्रध्वज का, आपके राष्ट्रगान का आदर करना है आपको, ठीक है। और ये हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, उसके नैतिकता को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिकों को एक और चीज याद दिलाता है कि भाई साहब आप जो है अपने अधिकार का जो है इस्तेमाल किस हद तक करिएगा, ठीक है। और आप अगर अपने अधिकार का इस्तेमाल इस हद तक कर रहे हैं कि वो समाज और नागरिक के प्रति जो है वो उसका गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियों को जो है वो इंडिकेट किया गया कि आप इतने ही दूर के अंदर में और इतना इतना चीज करेंगे जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, और इससे आपके साथ साथ समाज पे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा जो उसके नैतिकता के साथ साथ आपके नैतिकता को बढ़ाएगा। इस कारण से फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया गया, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करके यह चीज कहा गया कि आपको इन सारी चीजों को मींस जहां तक पॉसिबल हो, हाउ इट इज पॉसिबल, यू हैव नीड टू वर्क ऑन इट, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके बाद वयस्क मताधिकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स में से एक है, जो उसकी विशेष अगर आप देखें तो विशेषता में से एक है, मुख्य विशेषताओं में से। इसमें यह बोला गया कि 1989 में जो है वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। यहाँ पे अमेंडमेंट करके ये बोला गया
कि अब हम क्या करेंगे कि 18 वर्ष से जो जो 21 वर्ष का आयु था वोट गिराने का, ठीक है, उसको कम करके हम लोग 18 वर्ष कर देंगे। ठीक है, तो मताधिकार का मतलब होता है कि मताधिकार का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, मतलब आपको अपने गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार है, आप डायरेक्ट रूप से इसमें जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। अब इसमें क्या हो गया कि एक और चीज लाया गया कि हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता या अथवा संपदा के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, उसको मतदान देने का अधिकार होगा। बट आप याद कीजिए वो समय जब 1935 का जब मैटर आया हुआ था, उस वक्त आपको भारत शासन अधिनियम का, उस वक्त आपको बोला गया हुआ था कि यहाँ पर जो है वो परिषद में सदस्यों का चुनाव वही करते थे जो कर की अदायगी करते थे। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था ये, और आज इसको कैसे चेंज किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61वें संविधान संशोधन में बदल करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया हुआ था। और ये जो है एक चीज और बताता है, ये जो अमेंडमेंट किया गया, ये एक सार्वभौमिक अमेंडमेंट इसलिए कहा जाता है कि जितने जो हमारे यहाँ के साक्षर लोग हैं, गरीब लोग हैं, सारे लोगों को अपने सरकार को चुनने के लिए डायरेक्ट पावर मिला यहाँ पर। ये जो है वयस्क मताधिकार का मतलब निकल करके आया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा फीचर है। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो एकल नागरिकता की बात होती है। सबसे पहले एकल नागरिकता की बात क्या है कि अगर आप बिहार में रह रहे हैं, ठीक है, और अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपके साथ इस बात पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप बिहारी हैं। होना तो नहीं चाहिए, बट होता है, अलग बात है। लेकिन अगर आप देखिए तो मेरा जो भारत है, अपना प्यारा भारत, वो फेडरलिज्म को लागू करता है और इसमें एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई हुई है। चाहे आप दिल्ली में रहो, आगरा में रहो, कलकत्ता में रहो, पंजाब में रहो, मुंबई में रहो, आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड जो है, आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और आप उसी वोटर आईडी को लेके कहीं भी जा सकते हैं। आपको उस राज्य में जाने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक तो आर्टिकल 19 है और दूसरा यह है कि आपके पास एकल नागरिकता है। आप कहीं भी किसी भी देश में जा सकते हैं। आप अपने जो है एक वोटर आईडी कार्ड को लेके आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट सेम चीज अगर अमेरिका के ऊपर जाएंगे तो अमेरिका दोहरी नागरिकता को यूज करता है। अमेरिका के पास एक तो अमेरिका की नागरिकता होनी चाहिए, उसके बाद वो जिस राज्य में रहता है उसकी नागरिकता होनी चाहिए, तभी। और इस कारण से जो है वो अमेरिका के लोग जो है वो दोनों चीज का फायदा उठाते हैं, सेंट्रल से लेकर के और स्टेट तक के अलग अलग नियमों का। बट इंडिया में इस तरीके का नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या एकल नागरिकता का प्रावधान जब लागू किया गया हुआ था तो ये पूरी तरीके से जो है वो सक्सेस हो पाया था? तब तक नहीं था जब तक कि स्क्रैपिंग जो है वो आपका नलिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A नहीं हुआ था। तब तक ये जो है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया था। बट ये सक्सेस हुआ जब 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया और 35A को हटाया गया, क्योंकि वहां की जो नागरिकता थी वो अलग थी और वहां के लोगों के लिए अलग प्रावधान किया गया हुआ था। इसके बाद आपातकालीन जो प्रावधान है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत सैलिएंट फीचर्स में से एक है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक ऐसा समय अगर आए जिस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से देश में काम नहीं कर रहा हो, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं हो, दूसरी गवर्नमेंट बनने लायक नहीं हो, इस कंडीशन में जो है प्रधानमंत्री के कहने पे, ठीक है, आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के थ्रू। ठीक है, या फिर ऐसा समय आ जाए जिस वक्त आपातकाल को लगाया जा सके तो प्रधानमंत्री के कहने पे, मंत्रिमंडल के सिफारिश पे आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है भारत की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए अगर इंपॉर्टेंट होगा तो इस तरीके के स्टेप लिए जा सकते हैं। और आपातकाल को 3 भागों में बांट दिया गया, 3 पार्ट में। ये आपातकाल पहला होता है राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया हुआ है। ये तब हो सकता है जब कहीं से युद्ध होगा, कहीं पे हमें आक्रमण करना होगा, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, जो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे या फिर हमारे इंडियन आर्मी या नेवी होगी, उसमें अगर इस तरीके का विद्रोह होता है तब, या फिर राष्ट्रीय अशांति का कोई मैटर आता है, इस सिचुएशन में 352 को लेकर के राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा आता है राज्य में आपात। ये उस कंडीशन में लगता है 356 के थ्रू जब केंद्र के निर्देशों के अनुपालन करने में राज्य असफल हो जाता है। ठीक है, और राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से काम नहीं करता है, तब ये आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल 356A आर्टिकल इंपोज किया जाता है यहाँ पर गवर्नर के कहने पे, प्रेसिडेंट के थ्रू। क्लियर है बातें? वित्तीय आपात जो होता है वो जब इकोनॉमिक
कुछ इस तरीके का ग्लिच आता है जिसमें हमें इसका यूज करना होता है, तब हम जाकर के आर्टिकल 360 का यूज करते हैं। और फॉर्चुनेटली आज तक इंडिया में इस तरह का कंडीशन नहीं यूज हुआ है, लेकिन कंडीशन इस तरह का क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन जिस वक्त पैंडेमिक था, जिस वक्त हम लोग कोविड से जूझ रहे थे, शायद लॉकडाउन को कोई लोग आर्टिकल 360 का बात कर रहा था, बट ये सही नहीं था, ये आर्टिकल 360 नहीं था। हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया है आज तक, और आने वाले समय में हम लोग इसका यूज नहीं ही करेंगे, क्योंकि इंडिया डेवलप्ड होती जाएगी धीरे धीरे। ये चीजें हैं, और ये सारे फीचर्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो आपातकाल की थी। इसके बाद हम लोगों ने आज जो सारे चीजों को पढ़ा था, ये इसका नोट्स आप तैयार कीजिए और प्रीवियस सारे वीडियो को देखिए। एक एक करके सीरियल वे में आपको वीडियो दिए गए हुए हैं। ये आपके पॉलिटी में इंटरेस्ट को और ज्यादा बूस्ट अप करेगा, आपको मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको लगा कि सारे सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में पीडीएफ आप जैसे डाउनलोड करते हैं करते रहिए। आपका सेशन नंबर 3 था। नेक्स्ट सेशन हम लोग 4 डिस्कस करेंगे, संविधान की प्रमुख विशेषता के ऊपर ही होगा, और ये लास्ट सेशन होगा इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ग्लोबल रूप में शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।